बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में हम इमरान खान की स्ट्रेटेजी को ओवरऑल एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसकी पार्टी की परफॉर्मेंस को दोबारा से जज करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं बार बार इमरान खान की पार्टी को ही जज क्यों करता हूँ, वजह यह कि हमारा सारा का सारा ताल्लुकात इमरान खान की पार्टी के साथ जाए। अपोजिशन जो कुछ भी करे वो तो हम सबको दिख रहा है, लेकिन मसला यह है कि हम कौन सी काउंटर स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। सो वो चीजें हैं जो हमें एनालाइज करनी चाहिए। बाकी जो अपोजिशन जो कर रही है वो तो करती रहेगी। सो उनकी चीजों के ऊपर अगर हम ध्यान देना शुरू कर देंगे तो हम अपना इनिशिएटिव लूज कर देंगे, बल्कि हम एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स करना शुरू कर देंगे। हमें एक एक्शनरी पॉलिटिक्स करनी है और अपोजिशन को रिएक्शन के ऊपर डालना है। सो ये वो चीजें हैं जो हम लोगों ने करनी है। सो यहाँ पर मैं वो चीजें पॉइंट आउट करता चलूं जो मैंने पहले ही बता दिया था कि तैयारी नहीं है, प्रिपरेशन पीटीआई की बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बिल्कुल पुअर है। उसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे चाबलूस बैठे हुए हैं पीटीआई के अंदर। इसके अलावा फंडिंग का सोर्स भी क्लियर नहीं है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें यह पता चलता है कि पीटीआई के अंदर जो एबिलिटी होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए, जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होनी चाहिए, जो प्रिपरेशन होनी चाहिए, जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त पीटीआई फेस कर रही है, जिस तरह के चैलेंजेस इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है, उस हवाले से जितनी एबिलिटी पीटीआई के अंदर होनी चाहिए वो तो एबिलिटी पीटीआई वाले दिखाई नहीं रहे। उल्टा यहाँ पर तो रिवर्स गेयर लग गया। जैसे ही इमरान खान को गोलियां लगी, इमरान खान सिर्फ हॉस्पिटलाइज हुआ, उसके बाद जाकर घर में बैठा, उसके बाद इसकी पार्टी ने तो सियासत करना ही बंद कर दी पाकिस्तान के अंदर। सारे के सारे लोग जाकर जमान पार्क के अंदर बैठ गए, इमरान खान को घेर कर बैठ गए। इन लोगों को चाहिए था कि ये लोग सड़कों के ऊपर जाते, ये लोग और ज्यादा एजिटेटिव पॉलिटिक्स वगैरह करते, और ज्यादा पीटीआई के नैरेटिव को प्रमोट वगैरह करते। ये लोग तो दोबारा से वापस आ गए और इमरान खान को घेर कर बैठ गए। इससे क्या पता चलता है कि इमरान खान के चारों तरफ एक नालायक निकम्मों का टोला बैठा हुआ है, जो सिर्फ चाबलूसी चमचागिरी के लिए बैठे हुए, सिर्फ वजारतों के लिए बैठे हुए, सिर्फ इसलिए बैठे हुए कि जैसे ही इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर बैठेगा फिर इमरान खान को ब्लैकमेल किया जा सके कि हमें ये वजारत दे दो, हमें वो वजारत दे दो। सो इसीलिए बैठे हुए हैं ना ये लोग। और किस लिए बैठे हुए हैं ये लोग? जब लड़ने की बात आती है तो एक सेनेटर बयान देता है, उसको फौज चुक कर ले जाती है, शहबाज गिल को फौज चुक कर ले जाती है, फिर सारे के सारे खामोश हो जाते हैं। जब सब मिलकर बयान देंगे तो फिर कितनों को चुकेगी फौज? फिर फौज का भी तो बार्गेनिंग पावर का पता चल जाएगा ना कि वो कहां पर खड़ी होती है। सब मिलकर तो बयान दो, नहीं एक बयान देता है उसको फौज लेकर जाती है, फिर दूसरे खामोश हो जाते हैं। सो ये जो जंगल का कानून है पीटीआई के अंदर, थोड़ा इमरान खान इसकी तरफ तो तवज्जो दे। उसके शहबाज गिल को उठा के ले गए, कभी फवाद चौधरी बयान देता है तो उसको धमकियां देते हैं, लेकिन कभी कोई साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना के स्ट्रेटेजी बना के लड़ाई क्यों नहीं करते ये लोग? ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बंदे चुकवा रहे हैं, अपने बंदों का मोरल डाउन करवाते जा रहे हैं। आजम सवाती ने भी क्या देखा? आजम सवाती ने देखा मुझे उठाकर लेके पूरे पाकिस्तान के अंदर जलील किया। एक पीटीआई का लीडर एक्सेप्ट इमरान खान खड़ा होकर बयान नहीं दे सका। शफकत महमूद हो गया, शीरी मजारी हो गई, ये सारे के सारे लोग ड्रामेबाजी करते रह गए। असद उमर हो गया, एक बयान तक नहीं दे सके। इतने बुज़दिल लोग इमरान खान ने पाले हुए हैं, और जैसे ही हुकूमत आती है तो इनकी राल टपकना शुरू हो जाती है। मिनिस्ट्री दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे बेटे को एमएनए की सीट दे दो, सेनेटर की सीट दे दो, वहां पर मेरी बहन बैठी है उसको एक परमानेंट सीट दे दो। सो ये वो तमाशा है जो पीटीआई के अंदर लगा हुआ है। क्या इमरान खान को दिख नहीं रहा? इन लोगों को जूते मारकर वहां से भगाए। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको वही मकियावेली का प्रिंसिपल याद करवा देता हूँ। अ प्रिंस मस्ट सराउंड हिमसेल्फ विद कैपेबल मैन एंड अवॉइड फ्लेटरर्स। बादशाह को चारों तरफ अपने काबिल लोगों को रखना चाहिए और जो चमचे हैं उनसे दूर रहना चाहिए। सो यहाँ पर इमरान खान के साथ तो उल्टा ही काम हो रहा है। सारे तो चमचे बैठे हुए हैं इसके पास, वो काबिल लोग किधर है? शाह महमूद कुरैशी बड़े डिंगे मारता है, अब जाकर लड़े ना, वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं, पीटीआई का वाइस प्रेसिडेंट हूं, तो लड़े ना, फ्रंट से लीड करे। प्रेसिडेंट बैठा हुआ है बेड रेस्ट के ऊपर, वाइस प्रेसिडेंट जाकर लड़ाई क्यों नहीं करता? जाके लड़ाए ना, एस्टेब्लिशमेंट को धमकियां दे ना, जाके अग्रेसिव पॉलिटिक्स वगैरह करे ना, वो नहीं करेगा। वाइस प्रेसिडेंट हूं मैं पीटीआई का। बाकी जब सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, मिनिस्टर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही हो, चीफ मिनिस्टर बनाना हो पंजाब का, तो मुंह उठाकर आ जाते हैं ये लोग। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ये सारे के सारे निकम्मों का टोला बैठा हुआ है पीटीआई के अंदर। अरे खुदा की कसम, नून लीग से आप कुछ भी एक्सपेक्ट करो या पीपल्स पार्टी को आप कुछ भी कहो, कम से कम उनके पास लड़ने वाले तो बंदे हैं जो खड़े होते हैं, जो अपने क्रिमिनल लोगों को डिफेंड करते हैं। इस वक्त नून लीग की क्या रेपुटेशन है? कोई ग्राउंड सपोर्ट नहीं है पंजाब के अंदर। फिर भी वही नून लीग हुकूमत के अंदर बैठी है, हुकूमत चला रही है और डंके की चोट के ऊपर चला रही है। एस्टेब्लिशमेंट की मदद से चला रही है ना। एस्टेब्लिशमेंट को घास डालकर मैनेज करके, अपोजिशन की जमातों को मैनेज करके, एस्टेब्लिशमेंट की ताकत के ऊपर हुकूमत तो चला रही है ना। तो सवाल यह होता है कि इमरान खान की एनालिसिस के अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट फैक्टर क्यों मैटर नहीं करता कि एस्टेब्लिशमेंट को खत्म करना पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जब तक एस्टेब्लिशमेंट को सर से पांव तक कुचल कर नई एस्टेब्लिशमेंट जो पीटीआई होगी उसको नहीं बना देते तो पाकिस्तान के लिए कभी भी तरक्की नहीं हो सकती, पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इन फौजियों की मौत में पाकिस्तान की तरक्की है। सो चलो हो सकता है कि पार्टी के लीडर कह रहे हो कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फंड्स क्यों नहीं है जब एक ऐसी पॉपुलर पार्टी है जिसको पूरे पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टैंडिंग है, वो क्यों नहीं अपने फंडिंग सिस्टम को ठीक करके 100 अरब रुपए का फंड जमा करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करती? वो क्यों नहीं ये काम करती? क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इमरान खान
खान जेल में जाएगा, और इमरान खान जेल में जाएगा तो शाह महमूद कुरैशी पीछे से लड़ेगा। इमरान खान सिर्फ 2 महीनों के लिए बेड रेस्ट के ऊपर आए तो शाह महमूद कुरैशी ने लड़ाई की, असद उमर ने लड़ाई की। ये लोग तमाशा लगाएंगे, ये लोग तो 2 टके की हैसियत नहीं रखते एस्टेब्लिशमेंट के सामने। वजह सिर्फ यह है कि इन लोगों को लड़ना आता ही नहीं है, सियासत करना आता ही नहीं है। ये तो इमेच्योर टेक्नोक्रेटिक सेटअप के बंदे लोग हैं, तो ये लोग लड़ाई करेंगे। क्या इमरान खान इस बात का इंतजार कर रहा है कि ये जेल में जाए और पीटीआई के धड़म तख्ता हो जाए? इसके अलावा एक और चीज को एनालाइज करना चाहिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये चौधरी परवेज इलाही को क्यों पीटीआई गोद में बिठाकर घुमाती फिर रही है? शाह महमूद कुरैशी को क्यों पीटीआई गोद में बिठाकर घुमाती फिर रही है? चौधरी परवेज इलाही असेंबली तोड़े, उसके बाद एक भी सीट की एडजस्टमेंट चौधरी परवेज इलाही के साथ नहीं करनी है। क्या पीटीआई को नहीं समझ में आ रहा? या ये लोग बचे हैं इस तरह की स्टूपिड पॉलिटिक्स को लेकर? ये लोग समझ रहे हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट जैसे जायंट को, पीडीएम और पीपल्स पार्टी जैसे जायंट को हराएंगे। इस तरह की स्टूपिड पॉलिटिक्स लेकर कि यहाँ पर इनसे चौधरी परवेज इलाही नहीं संभाला जा रहा। चौधरी परवेज इलाही को जूते की नोक पे ऊपर रखता था नवाज शरीफ। क्यों रखता था? अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये बेगैरत नस्ल इंसान है। यहाँ पर समझौता करने के लिए कौन मिला इनको? चौधरी परवेज इलाही। इससे 1000 गुना बेहतर समझौता यह होता कि ये लोग पीपल्स पार्टी के साथ समझौता करते। चौधरी परवेज इलाही में क्या रखा है? बेहतर होता कि पीपल्स पार्टी के साथ समझौता कर लेते। अगर चौधरी परवेज इलाही जैसे चोर, डाकू, निकम्मे के साथ पीटीआई समझौता कर सकती है तो पीपल्स पार्टी में क्या बुराई है? ये भी तो सोचने की बात है। और इससे 1000 गुना बेहतर होता कि सिंध के अंदर पीर साहब पगाड़ा की जमात के साथ समझौता कर लेते। वो तो ज्यादा बेहतर लोग हैं इस चौधरी परवेज इलाही की बनिस्बत। इमरान खान के अंदर है ना ज़हन बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से बिल्कुल पैदल है, इसको अकल बिल्कुल भी नहीं है। 4 गोलियां खाने के बाद भी इसको अकल नहीं आ रही। सबसे पहले अपने पीटीआई के एमएनए और एमपीए से पूछे कि तुम लोगों ने क्या उखाड़ा जब मैं 3 महीने बेड रेस्ट के ऊपर था? तुम लोगों ने कौन सी पॉलिटिक्स की पाकिस्तान के अंदर? तो ये तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए। दूसरा ये पूछना चाहिए कि अगर फंडिंग का मसला था तो फंडिंग का मसला हल क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं एस्टेब्लिशमेंट को बैकफुट पर लाया गया? ये वो चीजें जो इमरान खान को पूछनी चाहिए अपने लोगों से। और यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि मैं क्रूल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, क्रूल हो रहा हूँ। समटाइम्स क्रूल होना ज्यादा जरूरी होता है। क्रूलिटी इज मर्सी समटाइम्स। मकियावेली क्या कहता है? क्रूलिटी इज मर्सी समटाइम्स। कभी कभार जो आप सख्त फैसले करते हैं, जो आप बहुत ज्यादा सख्त फैसले करते हैं, तो ये एक तरह की मर्सी होती है लोगों के ऊपर। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वर्ल्ड वार 2 हो रही थी, एंड टाइम आ चुका था वर्ल्ड वार 2 का, एलाइज जीत रहे थे, जर्मनी को शिकस्त हो रही थी, लेकिन एक पावर था जो हार नहीं मान रहा था, वो था जापान। जापान क्या कर रहा था कि हर आइलैंड के अंदर पिच रेजिस्टेंस दिया हुआ था जापान ने। सारे लोग उसके जमीनों के अंदर बैठे हुए थे, जैसे एलाइज लैंड करते थे उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता था और एलाइज की जई तई फेर दी थी। ओकिनावा आइलैंड के ऊपर अमेरिकन ने जाकर इन्वेजन करने की कोशिश की। 26,000 अमेरिकी मारे गए, इंक्लूडिंग 2 से 2.5 लाख जापानीज मारे गए, उसमें सिविलियन पॉपुलेशन भी थी। अमेरिकन ने देखा अगर इस तरह का पिच रेजिस्टेंस चलता रहा हर आइलैंड के ऊपर तो यहाँ पर तो सैकड़ों हजारों आइलैंड है, उसके बाद जापानीज मेनलैंड है, वहां तक पहुंचते तो कम से कम हमारे 10 लाख फौजी मारे जाएंगे और जापानीज तो 1 करोड़ से भी ज्यादा मारे जाएंगे। तो इस बैटल का कैसे सोल्यूशन निकाला जाए? ये तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, जापानीज का भी हमारा भी। तो उसके बाद जाकर ऑथोराइज किया गया कि न्यूक्लियर बम मार दो, हिरोशिमा के ऊपर भी मारो, नागासाकी के ऊपर भी मारो, ताकि यहाँ पर जापानीज का मोरल बिल्कुल डाउन किया जा सके और जापानीज को सरेंडर के लिए फोर्स किया जा सके। सो ये था वो अमेरिकन प्लान। तब जाकर अमेरिकन ने न्यूक्लियर बम मारा। उसके नतीजे में क्या हुआ? 2 लाख बंदे मरे और जापानीज ने सरेंडर कर दिया। अगर ये वॉर कन्वेंशनल वॉर के तौर के ऊपर कंटिन्यू करती, न्यूक्लियर वॉर में ट्रांसफॉर्म नहीं होती, तो क्या होता? यहाँ पर 30 से 40 लाख लोग मरते और स्लोली एंड ग्रेजुअली मरते, और जो रिसोर्सेज का ड्रा हो रहा था वो तो अलग से होता। सो समटाइम्स क्रूलिटी इज मर्सी। अब इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है? पाकिस्तान के अंदर रियासत नाम की कोई चीज नहीं बची, सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं बचा। सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो गया है। इंडिया हमारे गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर नजर डाल के बैठा हुआ है, वहां पर अफगानी हमारी सरहदों के अंदर हमला करें, फौज के अंदर कैपेसिटी नहीं बची, गवर्नमेंट नाम की कोई चीज नहीं बची, जुडिशरी इंसाफ करने का बात नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बचा हमारी रियासत के अंदर। यहाँ पर क्या चाहिए हमें? यहाँ पर हमें एक रेवोल्यूशनरी फोर्स चाहिए जो फ्रंट से लीड करे, जो बड़ी ताकत से लीड करे, जो एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी और इस गवर्नमेंट को झुकाए, ताकि एक फेवरेबल डील हासिल की जा सके, जिसमें इलेक्शन हो, जिसके बाद एक गवर्नमेंट आए पाकिस्तान के अंदर जो जहां पर आकर सब कुछ ठीक करे। और ये सब कुछ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक सख्त एजिटेटिव पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, पीटीआई को फ्रंट के ऊपर आकर लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, तब जाकर ये सिस्टम झुकेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? डील दे दो, बातचीत करते हैं, मिठाई बांटते हैं, ये करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट बात कर ले, इससे मिलेगा काम। अगर इससे मिलना होता तो 6 महीने पहले काम नहीं हो चुका होता। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई आईक्यू है ही नहीं, ये जूतों की बात समझते हैं। कोई क्यों नहीं समझता ये बात को? और ये जो कहते हैं ना डीजीसी बड़ा है, ये बड़ा है, आर्मी चीफ बड़ा है, यहाँ पर मैं गारंटी करता हूँ 70,000 के करीब फौज खड़ी कर दो इस्लामाबाद के अंदर, जो डेमोक्रेटिक हो, जो वेल इक्विप्ड हो और डेमोक्रेटिक हो। एक जनरल भी मार्शल लॉ लगाने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये रोल के रख देंगे ये फौजी हमें अगर हमने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की। आर्मी चीफ भी मार्शल लॉ लगाने के बारे में नहीं सोचेगा, पूरी फॉर्मेशन कमांड मार्शल लॉ लगाने के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि
क्योंकि उनको पता है कि ये रोल के रख देंगे हमें अगर हमने मार्शल लॉ लगाने के बारे में सोचा। वजह पावर 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 का बैलेंस बिगड़ चुका है। इस वक्त सारी ताकत आर्मी एंजॉय कर रही है, फिर वो क्यों नहीं मार्शल लॉ लगाएंगे, फिर वो क्यों नहीं बदमाशी करते फिरेंगे पाकिस्तान के अंदर। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ पावर है, सिर्फ पावर है, फिर वो बदमाशियां क्यों नहीं करेंगे। ये वो इक्वेशन है जो हमने बदलनी है। तुर्की के अंदर मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की गई तो लोगों को यह बताया गया कि अवाम ने जाकर उस मार्शल लॉ को कुचल दिया। ऐसा भी नहीं था कि अवाम ने कुचल दिया। वहां पर उनकी जो इलीट कमांडोज बटालियंस थी, जो उनके इलीट ट्रूपर्स थे, उन लोगों ने उस बगावत के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। इलीट का मतलब वो होता है जो हमारे यहाँ पर एसएसजी है ना, तो वहां पर भी एक इलीट कमांडो यूनिट्स है। सो उन लोगों ने कन्वेंशनल फौजी जो आम फौजी होते हैं उनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दी, उनसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद पुलिस उठी, पुलिस उठने के बाद अवाम उठी, फिर जाकर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उन इलीट कमांडोज ने ऐसी की तैसी कर दी थी आम फौजियों की, घरों में घुसकर आम फौजियों को मारा। एसएसजी बटालियंस थी वहां की। सो उन लोगों ने पहले लड़ाई शुरू की, बाद में जाकर मतलब पुलिस उठी, बाद में जाकर अवाम आई। सो ये कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझ रहा है। यहाँ पर सारे के सारी डिविजन आर्मी चीफ के ताबे बैठी हुई है। तो पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने क्या करना है? कानून का सारा ठेका आपकी सुप्रीम कोर्ट ने लिया हुआ है, फौज का सारा ठेका आपकी आर्मी ने लिया हुआ है, मईशत का ठेका आर्मी ने लिया हुआ है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जमहूरी लोगों की जरूरत ही क्या है? ये सारा मुल्क ऑटो पायलट के ऊपर चल रहा है। ऑटो पायलट में तरक्की कहाँ पे कर रहा है? अगर ऑटो पायलट के ऊपर, टेक्नोक्रेट के ऊपर और ब्यूरोक्रेट्स की मदद करे ये मुल्क तरक्की करता तो 70 साल में यहाँ पर पहुंचता जो $300 बिलियन से भी हमारी कम इकोनॉमी रह गई है, यहाँ पर पहुंचता। अगर पीटीआई सख्त स्टैंड नहीं लेती, आने वाले 1 महीने के अंदर और बड़ी हाइपर एजिटेटिव पॉलिटिक्स नहीं करती, तो पीटीआई ने अपनी कब्र के ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। बात है यहाँ तक। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।